अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की लैब में हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम लोग सीखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आज हम लोगों ने कैट सीखना है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग रीडायरेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कैट के थ्रू हम जब फाइल को क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम ग्रेटर देन का जो साइन है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम रीडायरेक्शन का साइन भी बोलते हैं। तो आप बेसिकली करते क्या हैं कि व्हाट इज़ रीडायरेक्शन। सबसे पहले बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए रीडायरेक्शन है क्या चीज़। जब भी आप आउटपुट को एक फ़ाइल से लेकर कमांड लाइन के थ्रू, ठीक है, या फिर किसी प्रोग्राम के थ्रू एक फ़ाइल की आउटपुट को दूसरी फ़ाइल की एज एन इनपुट सेंड कर देते हैं, ठीक है, जो एक फ़ाइल की आउटपुट है वो दूसरी फ़ाइल की इनपुट बन रही है, ठीक है। तो उस कंटेंट को या उस आउटपुट को, ये जो प्रोसेस होता है पूरा, इसको हम बोल रहे थे रीडायरेक्शन। यानी कि आप उस कंटेंट को रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं, एक फ़ाइल के आउटपुट को दूसरी फ़ाइल की इनपुट बना रहे होते हैं, या आप एक फ़ाइल के डाटे को शिफ्ट कर रहे होते हैं दूसरी फ़ाइल में, ठीक है। यानी कि अगर हम खाली ये जो रीडायरेक्शन का साइन होता है इसको हम ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं। ये जो आपके कीबोर्ड पे ग्रेटर देन का साइन है ये रीडायरेक्शन का साइन होता है। यानी कि आउटपुट ग्रेटर देन एंड देन कोई भी फ़ाइल, यानी कि आउटपुट जो होगी वो उस फाइल में चली जाएगी जो आप नेक्स्ट नेम लिखेंगे। ये ग्रेटर देन का साइन है। चलें अब ज़रा फाइल क्रिएट करते हैं। तो कैट के मैंने पहले आप लोगों को तीन इसके वो बताए थे। कैट के मैंने आप लोगों को तीन यूजेस बताए थे। डिस्प्ले करता है कंटेंट को, क्रिएट करता है फ़ाइल को, कंबाइन करता है डिफरेंट फाइल्स के कंटेंट्स को एक फ़ाइल में। तो कैट का जो तीसरा फंक्शन है ना, क्रिएट करने वाला फ़ाइल, वो मैं आज आपको इस लैब में पढ़ाऊँगी। सबसे पहले आप कैट लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और फिर फ़ाइल का नाम लिख देंगे। मैंने यहाँ पर टेस्ट और टेक्स्ट की फ़ाइल का नाम रखा है। जब आप एंटर करेंगे वो आपसे कंटेंट्स मांगेगा कि आप इस फ़ाइल में क्या कंटेंट्स देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कंटेंट ऐड कर रही हूँ, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने फ़ाइल से बाहर आने के लिए Ctrl+D का जो कीवर्ड है, ठीक है, इसको प्रेस करना है फ्रॉम योर कीबोर्ड, Ctrl+D। इसके बाद आप इसी फ़ाइल को अगर शो कराना चाह रहे हैं इसके कंटेंट्स, तो आप सिंपल क्या करेंगे, कैट लिखकर, अच्छा आप लोग पहले चेक कर लें। देखिए डेस्कटॉप पे मेरे ना फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है test.txt के नाम से। नहीं हुई क्रिएट क्योंकि मैंने गलती की है। सबसे पहले हमें, जब भी हमने टर्मिनल ऑन करना है, सबसे पहला काम हमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का करना है। हमने देखना है कि हमारा टर्मिनल बेसिकली है क्या। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो टर्मिनल होता है वो होम पे होता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले CD लिख के उसको डेस्कटॉप पे टर्मिनल को लेके आई हूँ। इसके बाद मैंने फ़ाइल क्रिएट की है। ये देखें अभी फ़ौरन से फ़ाइल क्रिएट हो गई टेस्ट और टेक्स्ट के नाम से। पहले वो होम में क्रिएट हो गई थी, होम में जाके देखूँगी तो वहाँ क्रिएट हो चुकी होगी। तो अगर आप लोगों ने फ़ाइल जहाँ भी क्रिएट करनी है पहले CD करके उस पाथ में आना है। आप लोगों ने अपने टर्मिनल को उस फ़ोल्डर में लेकर आना है, देन आपकी फ़ाइल वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब मैं इसे डेस्कटॉप पे लेके आई हूँ तो वो ईज़िली वहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब देखें ये कैट टेस्ट.txt के नाम से फ़ाइल मैंने पहले बनाई। अब दोबारा से मैं इसी तरह से सेम उसी फ़ाइल को मैंने लिख के उसमें और कंटेंट्स ऐड करी 4, 5, ठीक है। अब आपके हिसाब से ये सारे कंटेंट्स इकट्ठे होने चाहिए एक फ़ाइल में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैं डिस्प्ले कराती हूँ, कैट लिख के टेस्ट और टेक्स्ट के नाम से जब मैं फ़ाइल को डिस्प्ले कराऊंगी इसके कंटेंट्स को, तो जो न्यू कंटेंट मैंने ऐड किए हैं वो इसमें ऐड हो गए, पिछले कंटेंट्स रिमूव हो गए। इसका मतलब है मेरे कंटेंट्स ओवर रिटर्न हो गए हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जो कंटेंट्स है वो एड अप हो जाएं, अपेंड हो जाएं न्यू फाइल में, देन यू हैव टू यूज़ डबल ग्रेटर देन का साइन जो है वो डबल का जो वर्ड है ना वो आप लोगों ने यूज़ करना है। इसी तरह अगर मैंने कोई भी कंटेंट ऐड करना है तो पिछले को ओवर रिटर्न कर देगा। देखें मैंने नेक्स्ट फाइल में ऐड किया है तो वो पिछले फाइल की ओवर रिटर्न हो रही है, लेकिन उसमें अपेंड नहीं हो रहे हैं कंटेंट, उसको रिमूव करके नए कंटेंट्स ऐड हो रहे हैं।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर पिछले भी कंटेंट्स रहें और अगले भी कंटेंट्स ऐड हो जाएं उस फाइल में, देन मुझे कैट के आगे सिंगल ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाना, डबल ग्रेटर देन का साइन लगाना है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, अच्छा आप लोगों ने ना ये फाइल साथ साथ, ये जो मैं काम करवा रही हूँ ना, ऐसे साथ साथ आप लोगों ने करते जाना है, ठीक है? ऐसे नहीं कि आप लोग जो है ना बस देखते रहें और बात, इनको साथ साथ प्रैक्टिस आउट करना है। ये जो भी मैं कमांड्स आपको करा रही हूँ, साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी करते रहना। वीडियो को रोक के आप पहले प्रैक्टिस भी करें। तो ये डबल ग्रेटर देन का जो साइन है, ये यूज़ होता है जब भी आपने कंटेंट्स को एडअप करना है या अपेंड करना है कोई भी चीज़, ठीक है? तो यहाँ पर आप, मैंने लिखा कैट डबल डॉट डबल ग्रेटर देन का साइन डबल, एंड देन यहाँ पर टेस्ट और टेक्स्ट के अंदर मैंने डिफरेंट कंटेंट ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया तो मैं इस फाइल से बाहर आ गई। फिर आप सिंपल लिख के इसी फाइल को जब मैंने नेम लिख के प्रेस किया तो ये देखें पिछले कंटेंट्स में ये न्यू कंटेंट्स ऐड हो गए। इस तरह से अगर आप लोगों ने फाइल में कोई भी न्यू कंटेंट ऐड करना है तो आप डबल ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे, अपेंड का साइन यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ मैंने टर्मिनल को क्लियर कर रही हूँ। अब हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन थी वो ये थी कि हमने जब दो फाइल्स के कंटेंट्स को ऐड करके एक तीसरी फाइल में ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है? दो फाइल्स के हम लोगों ने कंटेंट्स को तीसरी फाइल में ट्रांसफ़र करने हैं कि उनके जो कंटेंट्स हैं वो कंबाइन होके हमारे पास तीसरी फाइल में आ जाएँ। लाइक अब आप इसका जो है आपके पास फॉर्मेट क्या होगा कि कैट लिखेंगे, फिर आगे डिफरेंट जो भी फाइल्स होंगे उनके नाम लिखते जाएँगे, 1 2 3 फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3, एंड देन आपने ग्रेटर देन के साइन के आगे न्यू फाइल का नाम लिख देना है। अब उस फाइल को आप आउटपुट भी लिख सकते हैं जो ग्रेटर देन के साइन के बाद आप लिखेंगे। तो मैं भी अब यही कर रही हूँ, जो अभी मैंने फ़ाइल बनाई है कैट टेस्ट डॉट टेक्स्ट। फिर इसके बाद मैं कोई और फाइल ऑरेंज की फ़ाइल उठा लेती हूँ, उसके कंटेंट इसमें ऐड करना चाह रही हूँ। फिर ग्रेटर देन का साइन लगा के आउट, डबल टी के साथ मैंने आउट लिखा है डॉट टेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पर ये फ़ाइल बन गई आउट डॉट टेक्स्ट के नाम से, ठीक है? आउट डॉट टेक्स्ट के नाम से आपकी फ़ाइल बन गई और ये देखिए इसके अंदर कंटेंट्स जो है वो ऐड अप हो गए हैं। बनाना, स्ट्रॉबेरी और गावा जो है वो टेस्ट डॉट टेक्स्ट की फ़ाइल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं थे। ये ऑरेंज की फ़ाइल के कंटेंट्स टेस्ट डॉट टेक्स्ट की फ़ाइल के अंदर जो है वो ऐड अप हो गए हैं आउट डॉट टेक्स्ट की फ़ाइल में हमारे पास। यानी कि दो फाइल्स के कंटेंट्स एक न्यू फाइल में कॉपी हो गए। इसी तरह आप कितनी भी फाइल्स आपने उनका डाटा कॉपी करना है, आप देखें ना ये काम थोड़ा सा हेक्टिक होता है। अगर आप मैनुअली ये काम करें तो इस पे आपको टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ फाइल्स के नाम लिखें और ग्रेटर देन का साइन लगा के आप न्यू फाइल जनरेट कर लें, 1 सेकंड में सारा का सारा डाटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें ये फ़ायदा होता है कमांड लाइन का, आपका टाइम बच जाता है। इसी तरह अगर हम लोगों ने कैट के आगे टेस्ट और टेक्स्ट लिख कर आपने ऑरेंज, अगर आप चाह रहे हैं कि आप ऑरेंज की फ़ाइल में ट्रांसफ़र करें डाटा, तो ऐसा नहीं होगा। ये देखें यहाँ दे रहा है कि इनपुट फाइल इज़ आउटपुट, यानी कि इनपुट जो है वो आउटपुट नहीं बनानी है आप लोगों ने। आप लोगों ने इसके लिए न्यू फाइल बनानी है, यानी कि न्यू फाइल के अंदर जो है आपका कंटेंट्स जो है आपके न्यू फाइल में ट्रांसफ़र होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक फ़ाइल का जो कंटेंट है वो दूसरी फ़ाइल में ऐड हो जाए, यानी कि आप न्यू फ़ाइल में कंटेंट्स को ऐड नहीं करना चाह रहे, आप नहीं चाह रहे कि आपके 2-3 फाइल्स की जो डाटा है वो एक नई सी फ़ाइल बनाएँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ाइल बनाएँ और उसके अंदर वो जाए। अगर आप ऐसा नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि इन्हीं फाइल्स में से किसी एक जो है वो सारा का सारा डाटा या कंटेंट जो है वो कॉपी हो जाए या ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके लिए कौन सी कमांड होएगी हमारे पास? तो इसके लिए हमारे पास यही कमांड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करके हम लोगों ने इसको लिखना है कि ls, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल कैट लिख कर
सिंपल कैट लिखकर आप लोगों ने क्या करना है कि इनपुट फाइल, अच्छा यहाँ पर देखिए एरर देगा। कैट लिखकर आप लोगों ने टेस्ट डॉट टेक्स्ट की फाइल के आगे अब अगर आपने ऑरेंज की फाइल में डाटा ट्रांसफ़र करना है तो आप ग्रेटर देन के साइन से पहले ऑरेंज के फाइल का नाम नहीं लिखेंगे बल्कि बाद में सिर्फ लिखेंगे। ये देखें, ठीक है। डबल ग्रेटर देन का साइन इसी तरह से होगा। आप जो है डबल दफ़ा जो है ग्रेटर देन का साइन आप ज़रूर लिखेंगे, मगर आपने उस फाइल का नाम इस साइन से पहले नहीं लिखना, इस साइन के बाद लिखना है। यानी कि आउटपुट वाले पोर्शन में आपने उस फाइल का नाम लिखना है, इनपुट वाले पोर्शन में उसका फाइल का नाम ना हो। ग्रेटर देन के साइन की जो आगे वाला हिस्सा होता है ये आउटपुट का सारा पोर्शन होता है, और जो पीछे वाली साइड है वो उसकी इनपुट फाइल की साइज़ होता है, इनपुट फाइल का सारा पोर्शन होता है। तो आप लोगों ने देखे मैंने यहाँ पर कैट लिख के उसके कंटेंट शो करा दी ऑरेंज के, तो ये सारे के सारे टेस्ट डॉट टेक्स्ट की फाइल के अंदर जो डाटा था ना वो सारे के सारे ऑरेंज वाली फाइल के अंदर ऐड हो गया। यानी कि एक फाइल का डाटा दूसरी फाइल के अंदर एडअप हो गया। हमें न्यू फाइल नहीं बनानी पड़ी, न्यू फाइल के अंदर नहीं ट्रांसफ़र किया, बल्कि एक ही फाइल का डाटा दूसरी फाइल में ईजिली ट्रांसफ़र हो गया है, कॉपी हो गया है। भी आपको दिखाई है। इसी तरह ग्रेटर देन का जो साइन है जिसे हम रीडायरेक्शन का साइन बोलते हैं, ये सिर्फ कैट में नहीं यूज़ होता, ये और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए मतलब और भी बहुत सारी कमांड्स के साथ यूज़ हो रहा होता है। लाइक ls की जो कमांड है उसके अंदर भी इसका यूज़ हो रहा होता है। ls माइनस al लिखकर अगर आप ग्रेटर देन का साइन लिखें और इसके बाद आउटपुट डॉट टेक्स्ट लिखें तो ls की जो इनपुट होगी, ls वैसे आप लिखते हैं तो आपको लिस्ट दे देता है ना पूरी हर फाइल की, तो वो होगी आपको यहाँ देने के बजाय वो जो आप ग्रेटर देन के साइन के बाद में आउट डॉट टेक्स्ट लिख रही हूँ, इस फाइल के अंदर इस ls कमांड की आउटपुट सेव हो जाएगी। ये देखें, ये आउट डॉट टेक्स्ट के नाम से मेरे पास यहाँ फाइल आ गई है, डेस्कटॉप पे क्रिएट हो गई है। और देखें मैंने इसे ओपन किया तो ये मेरी ls की आउटपुट है ना। जब अगर हम ls लिख के ls के साथ माइनस a लिखें तो वो लॉन्ग फॉर्मेट में हमें उनकी कंप्लीट डिटेल दे देता है। तो जब मैंने सिंपल यहाँ से लिखा और इसके बाद मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया तो उससे वो इजीली उस न्यू फाइल के अंदर उसकी आउटपुट सेव हो गई। ठीक है, ग्रेटर देन का जो साइन है ये रीडायरेक्शन का साइन होता है और इसका बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो आप लोगों ने बस ये नहीं सोचना कि सिर्फ कैट में ये यूज़ हो रहा है, और भी बहुत सारी कमांड्स के साथ ये यूज़ हो रहा होता है। इसीलिए इसको जो है अलग से रीडायरेक्शन के पोर्शन में हम लोग डालते होते हैं इस साइन को ना। यही छोटे-छोटे कीवर्ड्स हैं, यही छोटी-छोटी कमांड्स हैं, एक-एक वर्ड की, दो-दो वर्ड की। यही अगर अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए, इनका कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए कि आप लोगों ने ये कहाँ यूज़ करनी है और किस तरह से यूज़ करनी है, तो आप लोगों की आधी मुश्किल आसान हो जाए, बल्कि पूरी मुश्किल ही आसान हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने इन्हीं फाइल्स, इन्हीं कमांड से फिर बाद में पूरे-पूरे प्रोग्राम्स लिखने हैं, शेल की प्रोग्रामिंग करनी है। अगर ये कमांड्स आपको आती हैं और इनके कॉन्सेप्ट्स पर्पज़ है, देन आपके लिए इसकी लिनक्स की प्रोग्रामिंग कोई मसला ही नहीं है। तो इसके बाद अच्छा जी, इसके बाद ये मैं थोड़ा-सा आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा-सा करके बता रही हूँ कि आप लोगों ने कुछ फ़ोल्डर्स बनाने हैं, कुछ डायरेक्टरीज़ बनानी है, और साथ-साथ मैं कमांड्स लिखूँगी भी और साथ-साथ आपको समझाऊँगी भी सही। जब भी आपने टर्मिनल ओपन करना है, सबसे पहली बात जो आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है, सबसे पहले आप लोगों ने pwd लिखना है। देखना है कि आप हैं किधर। pwd लिखेंगे, आप होम पे हैं। तो जब अब आप लोगों ने क्या करना है, ये कुछ कमांड्स हैं। अगर आप लोग डेस्कटॉप पे आना चाहते हैं, तो आप लोग डेस्कटॉप पे आ जाएँ। मेक डायरेक्टरी के लिए जो कमांड होती है, मेक डायरेक्टरी की मैंने क्लास में भी बताया था कि आप लोगों ने जब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए mkdir की कमांड यूज़ करते हैं। इसके अंदर अभी मैंने mkdir की कमांड यूज़ करके awk_programmed का एक फ़ोल्डर बनाया। फिर इसके बाद एक और फ़ोल्डर बनाया टेस्ट के नाम से, mkdir के नाम से mkdir की कमांड यूज़ करते हुए मैंने 3 फ़ोल्डर्स बनाए, जिसमें से एक जो फ़ोल्डर है ना, जो अभी मैंने टाइप किया, वो डॉट हिडन के नाम से। डॉट हिडन जो है ना, वो हिडन फ़ोल्डर्स होते हैं। डॉट की जो फाइल्स होती हैं वो हिडन फाइल्स और हिडन फ़ोल्डर्स होते हैं। फिर मैंने डेट लिख के ग्रेटर देन का साइन लगाया एंड द डॉट डेट लिख दिया। डेट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो द डॉट डेट के फ़ोल्डर में सेव हो जाएगी। फिर इसी तरह डेट डेट जो है ना, वो जो भी किसी की डेट होगी ना, सिस्टम की डेट, वो होगी सेव।
डेट के बाद फिर ग्रेटर देन का साइन लगा कर टेस्ट, इसके बाद आप लोगों ने स्लैश लगाना है और टेक्स्ट, अच्छा टेक्स्ट एक फ़ोल्डर है, टेक्स्ट के अंदर फिर ये डॉट डेट जो है ये फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, डेट इसके अंदर सेव हो जाएगी। फिर आप लोगों ने ls लिख के arc_programmed में जाकर चेक करना है कि बेसिकली इस फ़ोल्डर के अंदर, क्योंकि ये फ़ोल्डर है, कौन कौन सी फ़ाइल एग्जिस्ट करती है। क्योंकि मैंने इस फ़ोल्डर के अंदर कोई फ़ाइल क्रिएट की ही नहीं, तो ये मुझे ये कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट। अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पर मैंने एस लिखा हुआ है एंड पे, देखें ये मैंने जब क्रिएट किया था तो मैंने नाम डी लिख दिया था आखिर में, तो अब मैंने जब उसको वापस ls किया यानी कि लिस्ट उसकी मांगी तो वो मैंने एस लिख दिया, तो सेम वही नाम नहीं था जिसकी वजह से वो एरर दे रहा था। तो ls arc_program के साथ बाद मैंने उसकी लिस्ट देखी तो ओबियसली उसके अंदर कोई फाइल्स नहीं प्रेजेंट थी, इसलिए वो मुझे एज इट इज़ वैसे ही कमांड वापस मिल गई। इसके बाद जब मैंने ls-a किया तो इससे क्या होगा कि मुझे लिस्ट मिल जाएगी उन फाइल्स की जहाँ पर मैं प्रेजेंट हूँ, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी होम फोल्डर में प्रेजेंट हूँ, मैं डेस्कटॉप पे प्रेजेंट नहीं हूँ, तो ये होम फोल्डर की जितनी भी फाइल्स हैं और डायरेक्टरीज़ हैं वो मुझे शो अप हो रही हैं, ये देखें। अच्छा ये ब्लू कलर के फ़ोल्डर्स हैं, जो ब्लू कलर के हैं ये सारे फ़ोल्डर्स हैं, और जो वाइट कलर की टेक्स्ट फाइल्स हैं, जो प्लेन टेक्स्ट फाइल्स होती हैं ना, वो ये वाइट कलर में शो हो रही हैं जी। फ़ाइल के कलर से फ़ाइल की टाइप शो हो रही है। फिर ls लिख के -l लिखा तो ये उसकी डिटेल जो थी उसकी कंप्लीट डिटेल लॉन्ग फॉर्मेट में जो है मेरे पास ये शो हो रही है फाइल्स और डायरेक्टरीज़ और उसके कंटेंट्स तो नहीं, डायरेक्टरीज़ और फाइल्स। ये देखिए ब्लू कलर में सारी मेरे पास डायरेक्टरीज़ हैं और वाइट कलर में जो है ये सिंपल प्लेन टेक्स्ट फाइल्स हैं। फिर ls-l के साथ जब h लिखेंगे तो ये ऊपर मुझे मेरे पास 48 था, लेकिन नीचे मैंने जब ls-h किया -lh किया तो मुझे लॉन्ग फॉर्मेट में अलॉन्ग विद द मेमोरी स्पेस के 48K का मतलब है ये 48 किलोबाइट की जो मेमोरी है ये फाइल्स ले रही हैं, ऑक्यूपाई की हुई इन्होंने ये स्पेस। इसके बाद फिर इसके बाद मैंने ls के बाद टेक्स्ट लिखा, तो उसके अंदर क्योंकि मैंने शुरू में मैंने देखे लाइन नंबर 1 2 3 4 लाइन में मैंने टेक्स्ट के अंदर दा डॉट डेट के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की थी, तो वो मुझे ls में जब मैंने ls टेक्स्ट किया तो मुझे उस फोल्डर में वो शो हो गई। ठीक है, इस तरह से जो है ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, फाइल्स क्रिएट करनी है, फिर ls करके उनकी लिस्ट चेक करनी है, फिर ls के साथ -l और h लिख के आप लोगों ने उनकी मज़ीद जो है उसकी स्पेस चेक करनी है क्योंकि इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ना फाइल्स के अंदर स्पेशल केस फाइल्स होते हैं और फोल्डर्स होते हैं, तो हमारे पास स्पेशल केस होते हैं फाइल्स के और फोल्डर्स के, जिसमें हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली उन फाइल्स को एक हायरार्किकल ऑर्डर देता है। ठीक है, जो हमारे पास लोएस्ट लेवल ऑफ फाइल होता है ना वो हमारे पास जो रूट डायरेक्टरी है ना उसकी हायरार्की होती है, कि सबसे बेसिक जो डायरेक्टरी होती है स्लैश के साइन वाली वो रूट डायरेक्टरी होती है। फिर जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आप होम पे आ जाते हैं, यानी कि होम पे यू ऑलवेज एंड अप एट होम, यानी कि जब भी आप टर्मिनल ओपन करेंगे आप होम पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट होगा आपका जो टर्मिनल है। अगर आप लोग रूट डायरेक्टरी पे जाना चाहते हैं तो आप स्लैश का साइन प्रेस करके एंटर करेंगे तो आप रूट पे चले जाएंगे। फिर इसके बाद आप प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी पे जब भी क्लिक करेंगे आप लोगों को वर्किंग डायरेक्टरी मिल जाएगी, और जो पाथ होता है ना इज़ ऑलवेज ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर ईच फाइल। जब भी आप लोगों ने किसी फाइल या डायरेक्टरी को एक्सेस करना है उसके पाथ से करना है। फिर ठीक है, इसके बाद फिर यूज़र नेम जो है वो दिस ऑलवेज रिजाइड्स इन द होम डायरेक्टरी। जब भी आप यूज़र नेम की बात करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो होम डायरेक्टरी होती है वो रूट डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, जब हम लोग प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी लिखते हैं तो स्लैश का मतलब है रूट, इसके बाद होम, इसके बाद स्लैश लिख के आपके पास यूज़र नेम आ जाता है। ये जो हमारे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बाय डिफ़ॉल्ट आता है ना, ये इसी वजह से आता है कि ये हमारे पास हमेशा से एक डिफ़ॉल्ट
पाथ होता है या डिफ़ॉल्ट जो है हमारा फ़ोल्डर होता है जहाँ पर हमेशा से टर्मिनल प्रेज़ेंट होता है। और जो हमारे पास एलएस होता है, ये क्या बताएगा कि आपको बताएगा कि कहाँ आपके जो कंटेंट्स हैं, जहाँ भी आप प्रेज़ेंट हैं उसमें कौन-कौन सी फ़ाइल्स हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप कहीं पहुँच जाते हैं और अपनी किसी न्यू क्लास में जाते हैं, न्यू बैच में जाते हैं और देखते हैं कि आपके इर्द-गिर्द कौन है। ठीक है? या ये देखते हैं कि आपकी जो क्लास है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और ये वही वाला हिसाब होता है। एलएस के साथ भी हम देख रहे होते हैं कि हम जहाँ पर प्रेजेंट हैं उसमें और कौन कौन से फोल्डर और फाइल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, हेयर यू सी द इफेक्ट ऑफ कमांड्स। अब आप लोग देखें, जब मैंने क्रिएट की डायरेक्टरी तो सबसे पहला क्या होगा कि एम के डी आई आर ये जो कमांड्स है ना, इनको आप रट लें क्योंकि यही कमांड्स आपको आगे भी काम आनी है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आपको हर्फ हो जाएंगी। तो एम के डी आर जो है, जब भी आप एम के डी आई आर के साथ फाइल बनाएंगे वो आपकी करंट डायरेक्टरी में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने सेम नेम की फ़ाइल बनानी है किसी भी सब डायरेक्टरी के अंदर, तो वो जो है उसकी चाइल्ड डायरेक्टरी होगी। यानी कि फ़ोल्डर के अंदर जब आप फ़ोल्डर बनाएंगे तो वो उसकी चाइल्ड डायरेक्टरी होगी। और एलएस हमेशा आप यूज़ करेंगे किस लिए? करंट डायरेक्टरी या करंट जो आपके पास कंटेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए। फिर इसके बाद आपके पास आती हैं डॉट हिडन फाइल्स। डॉट हिडन फाइल्स जो हैं, जितनी भी मिसिंग डायरेक्टरी या हिडन फाइल्स होती हैं, डॉट के नाम, डॉट से जो भी फाइल शुरू होगी ना वो हिडन फाइल होगी। अगर आप किसी फाइल को हाइड करना चाह रहे हैं तो उसको डॉट से स्टार्ट करें। डॉट की जो मतलब आप लोगों ने ना डॉट के आगे जो भी फाइल का नाम लिखना है आप लिख दें, तो वो आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी। वो आपको डायरेक्टली शो अप भी नहीं होगी, एलएस करने से भी वो फ़ाइल जो है वो शो अप नहीं होगी। इसके बाद बहुत सारी फ़ाइल्स जो होती हैं वो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी हिडन होती हैं, और -a के साथ आप उन सारी फ़ाइल्स को शो अप कर सकते हैं। रेगुलर फ़ाइल्स के अलावा वो फ़ाइल्स होती हैं जो हिडन फ़ाइल्स होती हैं, उनको भी शो अप करने के लिए आप जो है डिफरेंट ये -a की जो कमांड है ये यूज़ करते हैं। और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि फ़ाइल्स के और डायरेक्टरीज़ के कलर्स डिफरेंट होते हैं, वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑलरेडी सेटिंग हुई भी होती है। तो फ़ाइल्स के और डायरेक्टरीज़ के कलर से हम लोग को आइडिया हो जाता है कि कितनी फ़ाइल, कितनी डायरेक्टरीज़ हैं। फिर इसके बाद हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरी आती है डॉट और डबल डॉट वाली। इनको हम हमेशा से बोलते हैं, ये स्पेशल डायरेक्टरीज़ होती हैं। जब मैंने यहाँ पर देखें ls-a लिखा, कितनी फ़ाइल नंबर लाइन नंबर बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लाइन नंबर 12 में ls-a लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें, एक आपको यहाँ पर सबसे पहले ब्लू कलर की एक डॉट नज़र आ रहा है, और इसके बाद उससे अगली लाइन में नीचे 2 डॉट नज़र आ रहे हैं। ये है सिंगल डॉट वाली और डबल डॉट वाली डायरेक्टरीज़। ये डायरेक्टरीज़ है ना, देखिए ब्लू कलर के हैं दोनों डॉट्स। ये एक डॉट और दो दो जो नीचे डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के हैं, इसका मतलब है ये फ़ोल्डर है, यानी कि डायरेक्टरीज़ हैं। तो जो सिंगल डॉट वाली होती है ये वर्किंग डायरेक्टरी होती है आपकी। ठीक है, और बहुत सारी कमांड्स में ये यूज़फुल होती है, स्पेशली जो कॉपी की कमांड जब हम सीखेंगे तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल होगा। फिर जो डबल डॉट्स वाली डायरेक्टरी होती है वो किस लिए होती है कि वो रिलेटिव पाथ नेम, जब आप यानी कि पेरेंट डायरेक्टरी के साथ आप उसके पाथ को, उसका जो उसकी जो अपना पाथ होता है उसकी पेरेंट डायरेक्टरी से कनेक्ट करने के लिए डबल डॉट का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये डबल डॉट इसलिए भी यूज़ होता है, जब आप सीडी के साथ डबल डॉट लगाते हैं आप पिछली पेरेंट डायरेक्टरी में जंप कर जाते हैं। मैंने पिछली क्लासेस में भी ये बात आप लोगों को बताई हुई है। तो ये है डॉट और डबल डॉट का, यानी कि इसके अलावा कमांड्स के अंदर भी ये जो डॉट और डबल डॉट है ये यूज़ होता है। फिर इसके बाद आपको साइज़ पता चल जाएगा एलएस के साथ, जब आप -LH लिखेंगे। -L तो आपको लॉन्ग फॉर्मेट में देगा ना, उन डायरेक्टरीज़ की लिस्ट बना कर दे देगा लॉन्ग फॉर्मेट में उनकी, यानी कि डेट ऑफ डेट ऑफ मॉडिफाइड के कब वो लास्ट मॉडिफाइड हुई थी वो फ़ाइल, और प्लस उसकी जो साइज़ है कि कितना साइज़ ऑक्यूपाई करेगी वो फ़ाइल, ये सारा आपको LS-L से मिल जाएगा। लेकिन जब आप उसके साथ H लिख देंगे तो फिर ये आपको साइज़ भी बताएगा। ठीक है, फिर ये आपको साइज़ भी बताएगा उसका कि कितनी ये मेमोरी स्पेस ले रही है। फिर इसके बाद हमारे पास फ़ाइल टाइप आ जाती है। फ़ाइल टाइप हमारे पास नॉर्मली डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जब हम इसमें से एक तो हाइफ़न होती है जो कि एक नॉर्मल फ़ाइल टाइप होती है। यहाँ पर एक हाइफ़न की फ़ाइल भी होगी,
ये देखें, ये जो फर्स्ट लाइन में डॉट वाली जो सिंगल डॉट वाली फ़ाइल थी, इसमें आगे करके एक हाइफन के साथ फ़ाइल स्टार्ट हो रही है। ये एक नॉर्मल टेक्स्ट फ़ाइल जो होती है या नॉर्मल जो फ़ाइल होती है उसके लिए ये हाइफन यूज़ होता है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी लैब्स है उसमें कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर ब्लॉक जो ओरिएंटेड फाइल्स होती हैं वो बी से वो शो हो रही होती हैं। फिर उसके बाद सी जो है वो करेक्टर ओरिएंटेड फ़ाइल होती है और एल जो है वो लिंक फ़ाइल होती हैं। बेफ़िक्र हो जाएँ, ये सारी फ़ाइल्स हमने बनानी भी हैं और इनको साथ में अप्लाई भी करना है और सीखना भी है। मैं सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा इंट्रो दे रही हूँ फ़ाइल्स का, ताकि आप लोग को पता हो कि आप लोग बेसिकली जो कर रहे हैं ये है क्या? ये जो कुछ आपके सामने आ रहा है ये ओरिजिनली है क्या चीज़? फिर इसके बाद ये देखिए, ये जो शुरू में आपको जब ls-l लिखा, तो हमारे पास ये लॉन्ग फॉर्मेट्स में जो ये फाइल्स आ रही हैं, तो इनमें सबसे पहले DRWX लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 लाइन नंबर 18 में देखें, स्टार्ट में इसके DWXR, ये बेसिकली फ़ाइल की परमिशंस होती हैं कि इस फ़ाइल को आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये मैंने परमिशन के बारे में शुरू की लैब में आप लोगों को बताया था, जब फर्स्ट लैब में मैंने आपको कहा था कि रीडेबल फ़ाइल कौन सी होती है। पीडीएफ की जो फ़ाइल्स होती हैं वो रीड ओनली फ़ाइल्स होती हैं, उनको आप राइट उसके अंदर नहीं कर सकते, जो पीडीएफ की फ़ाइल्स होती हैं हमारे पास। तो ये जो हमारे पास फ़ाइल्स हैं, ये फ़ाइल की परमिशंस होंगी सबसे पहले हमारे पास, DWRXW, ठीक है। इसके बाद यूज़र नेम आ जाएगा, देन उस फ़ाइल का साइज़, ये देखिए 4096 उस फ़ाइल का साइज़ है बाइट में जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है। या फिर इसके बाद आप लोगों के पास टाइम आ जाता है एंड देन आपके पास डेट आ जाती है और आखिर में उस फ़ाइल का नाम आ जाता है। और हर डायरेक्टरी, अच्छा ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हर डायरेक्टरी जो है ना उसकी स्पेशल फ़ाइल्स होती हैं, जिसको ये जो डॉट और डबल डॉट है ना, ये हर डायरेक्टरी की हर डायरेक्टरी के पास नहीं डॉट और डबल डॉट वाली स्पेशल फ़ाइल्स होती हैं। यानी कि आप देखें, जब भी आप इस CD का ऑप्शन लिख के डबल डॉट लिखेंगे, आप किसी भी फ़ाइल में स्विच कर सकते हैं, अपनी किसी भी फ़ाइल में स्विच करके अपनी पेरेंट डायरेक्टरी या पेरेंट फ़ाइल में जा सकते हैं। तो ये जो इनको हम मज़ीद इंशाल्लाह अगली लैब में भी डिस्कस करेंगे। Each and every directory contain two special files. तो ये क्या करती हैं, ये जो फाइल्स होती हैं पॉइंट करती हैं डायरेक्टरी को उनकी पेरेंट डायरेक्टरी की तरफ। यानी कि जब भी हमने उसकी पेरेंट डायरेक्टरी की तरफ जंप करना है तो हमने ये डबल डॉट वाली जो फाइल्स है इसको यूज़ करना है। और इसका मोस्टली अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, वो CD के साथ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। यानी कि CD के साथ हम लोग डॉट और डबल डॉट वाली जो फाइल है उसको यूज़ करते हैं। तो ये था जनाब आज का लेक्चर और इसमें हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल देखी। ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस दी है इसी की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है।